हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा फास्ट ट्रैक जेई का पहला वीडियो होने वाला है। तो इस सीरीज में हम पूरी जेई की फिजिक्स कर रहे हैं 11th क्लास की, फ्रॉम जीरो टू एडवांस, अगले 2 महीने के अंदर, ताकि तुम 12th स्टार्ट कर सको अप्रैल स्टार्ट होने तक। और ये सीरीज स्पेसिफिकली जेई 2026 एस्पिरेंट्स के लिए है। और इस सीरीज में हम फ्रॉम जीरो टू एडवांस पूरे क्लास 11 की फिजिक्स करेंगे। और इसके साथ साथ हम इरोडो के सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ से। ठीक है, तो बेसिक मैथ में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिक मैथ में हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वेक्टर्स। ठीक है, ये तीन मेन टॉपिक्स है। इन्हीं के बीच में कहीं पर हम ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी चीजें डिस्कस करने के वजह, ट्रिग्नोमेट्री तुमने 10th में पढ़ी होगी, उतनी ही रिक्वायर्ड है। उससे ज्यादा की तो तुम अपना आगे पढ़ोगे ही मैथ्स में। तो ट्रिगो बेसिकली वाली हम थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेंगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ बेसिक्स है। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला में क्या ही पढ़ा हूँ उसको। ठीक है, तो वो तो तुम्हें पता ही होगा, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेंगे, तो ये बीच में होगा कभी, है ना। ये दो चीजें हैं, तो बाकी मेनली ये तीनों है। तो उसके बाद फिर तुम्हारा आगे पूरा सिलेबस चलेगा, काइनेमेटिक, एनालिटिक वगैरह। ठीक है, तो यार अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि देखो, हमने जो हमारा, तुमने अगर नोटिस किया होगा, जो 9th का सिलेबस है और जो 11th का सिलेबस है, दोनों में चैप्टर सेम है। तो हमें एक्चुअली में ऐसी क्या नीड पड़ती है कि मतलब 9th से 11th में ऐसा क्या एक्स्ट्रा, लोग कहते हैं 11th में सिलेबस बढ़ गया, ऐसा क्या एक्स्ट्रा है, और इसी में छुपा है ये कि जो हमने ये बेसिक बेसिक मैथ्स में पढ़ने की जरूरत क्यों है। अब ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन तो तुम कहोगे मैथ्स के टॉपिक्स हैं, तो इनको हम फिजिक्स में से पहले क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर ये है यार कि इसके बिना तुम फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते। मतलब जैसे तुमने अभी 9 10 में पढ़ी है ना, वो बहुत ही कम लेवल पर फिजिक्स पढ़ी है। अब तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या है। बाकी ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं, बट अगर तुम वैसे ये 9th में भी सीख सकते थे। और मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि 9th में आप लोग टाइम वेस्ट करते हो, 9th में अगर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत सीख लो, तो पूरा बेसिक से काइनेमेटिक्स पढ़ लो, तुम्हें दो दो बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब हमारा सिस्टम ऐसा है कि 9th में तुम्हें क्या कहते हैं, कुछ बेसिक चीजें ही बताते हैं। अब सारा मतलब जो मेजर पार्ट ऑफ फिजिक्स है वो 11th में आता है। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इनकी नीड क्या पड़ती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल ऐसा सा है यार कि देखो, ये अभी हम एक वन डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि तुमने अभी 2D मोशन तो पढ़ा नहीं होगा। तुमने 11th अभी 10th तक तो केवल वन डायमेंशनल मोशन ही पढ़ा है। आगे हम पढ़ेंगे 2D मोशन भी इस कोर्स में, बट अभी हम बात करते हैं वन डायमेंशनल मोशन की। तो मान लो एक कार है। ठीक है, ये एक कार हो गई। ड्राइंग को बन जाना, ड्राइंग मेरी थोड़ी गंदी है। ठीक है, ये कार हो गई, और ये ऐसे एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को एक नाम दे देता हूँ एक्स। तो एक्स डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, और ये मान लो x इक्वल टू जीरो इसकी पोजीशन हो गई। ठीक है, अब ये आगे बढ़ रही है, कुछ स्पीड से बढ़ रही है, वो हमें नहीं पता, भी देखते हैं। और इसकी एक इक्वेशन है x इक्वल टू 2t। इसमें t का मतलब है टाइम। ठीक है, और x का मतलब है इसका पोजीशन, जो पोजीशन का कोऑर्डिनेट होगा एक तरीके से वो। ठीक है, तो x इक्वल टू 2t का मतलब क्या हुआ कि t इक्वल टू जीरो पर देखोगे तुम, तो x इक्वल टू जीरो, यानी कि इनिशियली ये x इक्वल टू जीरो पर है। फिर t इक्वल टू वन पर देखोगे, तो x इक्वल टू टू इंटू वन, यानी कि टू हो जाएगा। t इक्वल टू टू पर देखोगे तो x इक्वल टू फोर हो जाएगा। है ना, इस तरीके से तुम आगे अलग अलग टाइम पर लिख सकते हो इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। फिर इसके बाद अब हम देखते हैं, जैसे टी इक्वल टू जीरो से, अब तुमने ये लिख लिया। अब तुमने अभी तक स्पीड पढ़ी होगी। ठीक है, स्पीड एक्चुअली में तुम्हें क्या डेफिनेशन पढ़ाई गई होगी, स्पीड की डेफिनेशन जो तुमने अभी तक पढ़ी होगी 10th तक, वो ये होगी कि स्पीड इज इक्वल टू, है ना, ये चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, है ना। यानी कि तुम ऐसे हो सकते हो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, जैसे वेलोसिटी तुमने पढ़ा होगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, स्पीड का पढ़ा होगा चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम। तो तुमने इस तरीके से, मतलब एक तरीके से चेंज इन पोजीशन, जो जितना उसमें पोजीशन में चेंज हुआ अपॉन चेंज इन टाइम, ये तुमने स्पीड की डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो अगर मैं ऊपर वाले केसेस मुझसे बोलूँ कि टी इक्वल टू जीरो से लेकर के टी इक्वल टू फोर तक में इसकी स्पीड कितनी रही, तो तुम स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे। उसको ऐसे कैलकुलेट करोगे कि जो है, तुम्हें डेल्टा एक्स निकालना पड़ेगा इसके लिए, कि डेल्टा एक्स क्या है। और डेल्टा टी तो तुम्हें पता ही है कि फोर माइनस जीरो, यानी कि फोर ही है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स कैसे निकालोगे, तो एक्स एट टी इक्वल टू फोर क्या है, इक्वल टू टू इंटू फोर, यानी कि एट है। और एक्स एट टी इक्वल टू जीरो क्या है, तो जीरो है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स तुम्हारा क्या होगा, एट माइनस जीरो, यानी कि एट हो जाएगा। तो स्पीड तुम कैसे लिखोगे, इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एट बाई फोर, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये जो स्पीड तुमने निकाली,
ये एक्चुअल में स्पीड नहीं है, ये एवरेज स्पीड है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड तो तुम अभी 9 10 में भी ये चीज तुम जानते थे, इसमें कुछ नया नहीं है अभी तक। ठीक है, तुम निकाल लेते थे। बट अब हम बात करते हैं, मैं अगर तुमसे ये कहूँ कि जब वो जीरो से चला, जीरो पर तुम्हें पता है कि जीरो स्पीड है, जब वो 4 सेकंड पर आया तो उस समय उसकी स्पीड क्या है, मतलब उस समय उस गाड़ी की स्पीड क्या है, क्या वो 2 है? वो 2 तो नहीं है, क्योंकि 2 तो उस समय की एवरेज स्पीड निकाली ना तुमने उतने टाइम इंटरवल के लिए। लेकिन अब मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें उस समय की स्पीड बतानी है एग्जैक्टली, तो क्या तुम बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। यहीं पर अब आता है डिफरेंशिएशन का रोल। अब मैं दिखाता हूँ कैसे। अब देखो, मान लो ये वही कार है, ठीक है, और ये t इक्वल टू 4 है ना, t इक्वल टू 4 पर हमें पता है x इक्वल टू 8 है। ठीक है, और ये आगे बढ़ रही है। अब तुम्हें इसकी स्पीड बतानी है, तो हम कंसीडर करते हैं कि एक बहुत छोटा सा टाइम पीरियड लेते हैं, इसके बाद मतलब बहुत छोटा सा टाइम पीरियड लिया जिसमें मतलब डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, मतलब बहुत छोटा टाइम पीरियड, एकदम जीरो, मतलब 0.0000001 इस टाइप का कुछ हमने दिया। तो उतने में तुम्हारा फिर जो वो होगा, मतलब जो चेंज इन पोजीशन x होगा, वो भी टेंडिंग टू जीरो होगा। उतने सेकंड में कितना ही चलेगा, इक्वल टू 2t वेरी कर रहा है, तो 2 इंटू 0.0000001 तो वही हो जाएगा, समझ ही रहे हो। डेल्टा x भी टेंडिंग टू जीरो है। तो अब तुम v का जो अपना स्पीड का एक्सप्रेशन है वो कैसे लिखोगे? वो तुम लिखोगे, लिखते हैं डेल्टा x बाई डेल्टा टी, है ना। और डेल्टा एक्स भी टेंड कर रहा है जीरो को, और डेल्टा टी भी, और ऐसे ही छोटे डिस्प्लेसमेंट को, जैसे एकदम बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, हम डेल्टा एक्स को डीएक्स कह देते हैं, एक छोटा डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब हुआ। और dt कह देते हैं छोटा चेंज इन टाइम, मतलब कोई छोटा चेंज है उसको dx और dt इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम v एट t इक्वल टू 4 पर, अगर हम यहाँ पर सॉरी, अगर हम यहाँ पर स्पीड लिखना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dx बाई dt। ठीक है, अब ये dx बाई dt क्या है? ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है उस टाइम की। तो v इंस्टेंटेनियस जो हो जाएगी तुम्हारी, वो हो जाएगी dx बाई dt। तो अब ये dx बाई dt कैसे निकालेंगे? देखो हमारे पास x का एक्सप्रेशन तो है x इक्वल टू 2t। ठीक है, और फिर अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमें मिल जाएगा उस टाइम का v इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो अभी तो तुम्हें समझ में आ गया कि हाँ डिफरेंशिएशन का रोल क्या है। बट अभी तो मैंने पता ना कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो उसी के लिए डिफरेंशिएशन हमें पढ़ना पड़ता है, और एक बेसिक लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे कवर करेंगे। और बाकी तुम्हारा मेजर पार्ट तो इसका 12th में आएगा मैथ्स में, तब तक तुम वैसे बहुत कुछ सीख जाओगे। तो वो तो बहुत ज्यादा है, बट उतनी की हमें जरूरत नहीं, जितना हमें फिजिक्स में रिक्वायर्ड है उतना हम इस कोर्स में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन से हम स्टार्ट करते हैं। सेटिंग कर लो, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन, अब इसके नोट्स बनाते चलोगे तो तुम्हें ही फायदा है, बाकी नहीं बनाओगे तो मैं इसके नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, तुम कमेंट सेक्शन में डाल देना। बाकी मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा बहुत अपने आप से लिखते रहो, इससे क्या है कि दिमाग चलता रहता है, वरना फिर तुम बैठ के एक मूवी की तरह देखोगे तो कोई मतलब नहीं है ना। तो देखते हैं, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन है क्या? पहली चीज तो देखो फंक्शन क्या होता है। y, अगर हम ऐसे लिखते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब है y x के साथ वेरी कर रहा है। यानी कि ये इस तरीके का कुछ हो सकता है, y इक्वल टू x हो सकता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो सकता है, इस तरह का कोई फंक्शन है। जैसे आप x की वैल्यू चेंज करोगे तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इस तरीके के अलग अलग तरह के फंक्शन हो सकते हैं, तो इस तरीके को हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y द फंक्शन ऑफ x को जनरली रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी कि x की कुछ वैल्यू डालने पर y की कुछ वैल्यू मिलेगी, ये होता है फंक्शन। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएशन तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये बोल दिया y द फंक्शन ऑफ x, यानी कि y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 1 है, इस वाले केस में अगर देख लो, x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, 2 है तो ये भी 2 है। इस तरीके से तुम कह सकते हो ना, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है, यहाँ पर वैल्यू 2 है तो यहाँ पर वैल्यू 4 है। इस तरीके से तुम y की वैल्यू निकाल सकते हो अलग अलग इंटरवल में। अब हम कहें कि y में हमने एक छोटा सा, सॉरी, x में हमने एक छोटा सा चेंज किया, मतलब एफ ऑफ एक्स, एक्स पर वैल्यू वाई आ रही थी, पर अब हमने एक्स में थोड़ा सा चेंज किया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर लिया, तो मान लो वाई की वैल्यू वाई प्लस डेल्टा वाई हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ से डेल्टा वाई की वैल्यू लिख लेते हैं, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, है ना। और वाई को हमने क्या कहा था, वाई इक्वल टू एफ एक्स है, यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। इस तरीके से लिख सकते हैं डेल्टा वाई को। अब हमें पहुंचना है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स तक, जैसे हम स्पीड में वहां कर रहे थे। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स।
ये हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला है, ठीक है। अब हमें अगर ये करना है जो है डिफरेंशिएशन तक पहुंचना है, तो अभी जैसे हमने वहां पर किया था टाइम पीरियड को एकदम छोटा, टाइम को बहुत छोटा ले लिया था, तो अब हम यहाँ पर डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो कर देंगे। यहाँ पर हम एक चीज यूज करते हैं लिमिट। लिमिट वैसे तुम आगे पढ़ोगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, इसका मतलब तुम ऐसे समझ लो कि जो चेंज इन डेल्टा एक्स है वो जीरो को टेंड कर रहा है, यानी कि उसकी वैल्यू कुछ वैसी है, जैसे मैंने तुम्हें बताया 0.00000001, इस टाइप की बहुत छोटी वैल्यू है। तो इस तरीके की चीज अगर हम ले लेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, इसी को हम कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ये बेसिक डेफिनेशन है। होता क्या है, वैसे तुम्हें इसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, इसको तुम मैथ्स में और डिटेल में पढ़ोगे, बट मैंने फिर भी बता दिया कि इसको डेफिनेशन ये होती है, ठीक है। एक जो है छोटा सा चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ये हो गया, इसको डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, हेडिंग डाल लो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। ग्राफिकली ये डेरिवेटिव क्या सिग्निफाई करता है, जो डी वाई बाई डी एक्स है तुम्हारा, ये ग्राफिकली क्या सिग्निफाई करता है ना। अब मान लो कोई क्वांटिटी, जैसे हमने बोला वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, वाई एक्स के साथ वेरी कर रहा है, तो कोई कर्व बना लेते हैं यार, है ना। अब जैसे वाई इक्वल टू एक्स तो स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है, वाई एज अ फंक्शन ऑफ कोई एक जनरल कर्व बना लेते हैं, मान लो कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है ना, ये हो गया तुम्हारा कर्व। तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है कुछ, इसके लिए कुछ एफ एक्स या फिर वाई कह सकते हो, है ना, ये आ गया। और इसको एफ एक्स भी कह, एफ ऑफ एक्स कह सकते हैं इस तरीके से, है ना, ये हो गया। ऐसे ही आप यहाँ से एक्स प्लस डेल्टा एक्स आए, एक्स प्लस डेल्टा एक्स पर इसने कुछ वैल्यू दी, ये होगी तुम्हारी वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है, ये हो गई। अभी एक कॉन्सेप्ट तुमने नहीं पढ़ा होगा, मैं तुम्हें जल्दी से बता देता हूँ, स्लोप। किसी भी लाइन का स्लोप लिखना है अगर हमें, एक लाइन है मान लो ये इस तरीके से, है ना, ये पॉइंट है एक्स वन कॉमा वाई वन, ठीक है, ये पॉइंट है एक्स टू कॉमा वाई टू, ये तो तुमने कोऑर्डिनेट बेसिक पढ़ा होगा, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्चुअली, और इनको ज्वाइन करने वाली लाइन है। इसका अगर हमें स्लोप लिखना है, स्लोप को ऐसे हम एम से डिनोट करते हैं, तो वो हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, ये इस लाइन का स्लोप होता है। तो ये चीज तुम समझ लो। तो अगर हम ऊपर जो हमने ये बनाया है ना, यहाँ से ये दो पॉइंट, ये एक ये है एक्स कॉमा वाई, लिख लेते हैं एक्स कॉमा वाई, और ये है एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। अब इस लाइन का अगर हमें स्लोप लिखना हो, ठीक है, स्लोप जैसे इसको ज्वाइन करने वाली एक लाइन बनाते हैं, ये हो गई लाइन। इस लाइन का अगर हमें स्लोप लिखना हो, नीचे ले आओ यार, जगह नहीं है यहाँ पर, तो स्लोप कैसे लिखेंगे हम, इज इक्वल टू वही वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस सेवन, तो वाई टू है हमारा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई वन है हमारा वाई अपॉन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जो कि हमारा एक्स टू था माइनस एक्स, तो ये कितना आया, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्लोप। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स अभी हमने फाइंड किया था ऊपर, और इसी में अगर हम डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो कर दें, है ना, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो कर दें, तो ये बन जाएगा हमारा, देखो ये फिर से ग्राफ में दिखाता हूँ, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो कर दें, यानी कि तुम डेल्टा एक्स क्या थी समझ रहे हो, डेल्टा एक्स ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या है कि इस पॉइंट को हम यहाँ से लेके आ रहे हैं इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये डिस्टेंस लगभग लगभग टेन टू जीरो कर दिया, पॉइंट लगभग लगभग इसी से सट गया, यहीं पर आ गया ये पॉइंट। तो अब तुम मुझे देखोगे, यहाँ पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा ना, तो ये देखो यहाँ पर जो टेंजेंट बनाएंगे उसका जो स्लोप होगा वो हो जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इस पॉइंट पर, है ना। जैसे हमने ये किया, तो लिमिट जो हमने अभी ऊपर पढ़ा भी था, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इसको कहते हैं डी वाई बाय डी एक्स, और ये डिनोट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा, वो तुम उस पॉइंट पर पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करो, और उस एक्सप्रेशन में जो भी तुम्हारा आए उसमें उस पॉइंट के एक्स और वाई की वैल्यू रख दो, उसके हिसाब से तुम उस पॉइंट पर स्लोप निकाल सकते हो। और जैसे तुमने देखा अभी एक्स टी ग्राफ का हमने देखा, तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, तुम्हारा वेलोसिटी होता है, ये भी तुम आगे पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें अभी हम नहीं जाते। बाकी तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो डी वाई बाई डी एक्स है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट डिनोट करता है, और जो ऊपर हमने निकाला था ये वाई टू माइनस वाई वन, ये हमने कर्व पर एक सीकेंट बनाई थी ये वाली, इसका स्लोप था ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और जब हमने ये डेल्टा एक्स को एकदम छोटा कर दिया, एकदम बगल में ले आए, तो अब वो सीकेंड से टेंजेंट हो गई, और टेंजेंट का स्लोप डिनोट कर रहा है ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब दो इंपॉर्टेंट नोट डाल के तुम इसको लिख सकते हो, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
ये लिख लो। पहली चीज, स्लोप ऑफ सीकेंट डिफाइंस एवरेज वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, है ना। अब वो कौन सी क्वांटिटी है वो तुम आगे सारी डेफिनेशन पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। कहीं पर वो डिस्टेंस हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, कहीं पर तुम्हारी वो वेलोसिटी हो सकती है, कहीं एक्सेलरेशन हो सकती है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, वो तुम आगे अभी पढ़ोगे अलग अलग डेफिनेशन सबकी। और जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, उसी कर्व पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि dy बाई डी एक्स तुमने देख लिया। स्लोप ऑफ टेंजेंट डिफाइंस इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू तुम्हें अभी 10 तक निकालनी नहीं आती थी, जो हम अभी सीखेंगे। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन का क्या रोल है फिजिक्स में, और डिफरेंशिएशन हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना अभी तक नहीं आता था। हम हमेशा एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, हमें स्पीड पढ़ाई गई, कभी स्पीड को एवरेज स्पीड के नाम से बढ़ा दिया गया और हम उसी को समझ रहे थे। बाकी बेसिक चीज ये है कि स्पीड एवरेज अलग होती है, जो कि एक टाइम इंटरवल के लिए निकाल रहे हो, और तुम एक करंट टाइम पर, मतलब जिस समय पर, मान लो जैसे तुम्हें एग्जांपल दिखा दिया, गाड़ी चल रही है 4 सेकंड में तुमने निकाला, तो उस पॉइंट पर कैसे निकालनी ये तुम्हें अभी नहीं पता था, अब तुम निकाल सकोगे डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद। ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी जैसे हमने बता दिया कि डेल्टा एक बाई डेल्टा टी, और ये ठीक है, ये हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि तुम्हारा एक्स टी ग्राफ है, मान लो, है ना, कोई बॉडी का एक्स टी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और वो ग्राफ कुछ इस टाइप का है, ठीक है। तो ये मान लो टी इक्वल टू 2 है, और ये टी इक्वल टू 4 है, इस पर कुछ एक्स इक्वल टू मान लो 4 है, ये एक्स इक्वल टू 8 है, इसे कुछ भी मान लो, ठीक है। तो अगर एक तरीके से ये वाला तुम्हारा डेल्टा टी है और ये वाला डेल्टा एक्स है, तो अगर मैं तुमसे बोलूँ टी इक्वल टू 2 से टी इक्वल टू 4 तक की एवरेज वेलोसिटी बताओ, कि एक्स टी ग्राफ है, तो तुम बोलोगे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, जो तुमने पहले पढ़ के रखा था, यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, इसमें कैलकुलेट कर। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर मैं बोल दूँ, है ना, एट कोई भी टाइम में बोल सकता हूँ, टी इक्वल टू 4 बोल दूंगा हम लोग, तो तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम क्या करोगे, डी एक्स बाई डी टी फाइंड करोगे, जो तुम्हें कर्व की इक्वेशन एक्स इज द फंक्शन ऑफ टी कुछ दिया होगा, ठीक है। उससे तुम डी एक्स बाई डी टी फाइंड करोगे, और वहां पर टी इज इक्वल टू 4 पुट करोगे जैसे ही, तो तुम्हें टी इक्वल टू 4 की वेलोसिटी मिल जाएगी, इस तरीके से। तो इस तरीके से तुम निकाल सकते हो। ये बेसिक मतलब क्या जरूरत थी, क्यों हमें डेरिवेटिव पढ़ने की जरूरत है, ये तुमने समझ लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक डाल सकते हो तुम, डेरिवेटिव ऑफ सम कॉमनली यूज फंक्शंस, कॉमनली फंक्शन, ठीक है। तो जो कॉमन फंक्शन हमें फिजिक्स में आगे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इससे पहले हम काइनेमेटिक्स में सबके डेफिनेशन पढ़ें कि एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, पोजीशन, सब चीजें। तो उससे पहले तो कुछ कॉमन फंक्शन जो तुम्हें यूज आगे पढ़ेंगे, तुम्हें ट्रेजेक्टरी किसी पार्टिकल की होगी तो उसके लिए कुछ अलग तरह के फंक्शन होंगे इधर आगे। तो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम पहले सीख लेते हैं, ठीक है। तो पहला फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, ठीक है, इस तरह का फंक्शन दिया है। इसके लिए हम डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन, इस पावर को नीचे उतार दो और एक कम कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा y इक्वल टू एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन। सिमिलरली अगर कुछ इस तरह का दिया हो ए एक्स की पावर n, y इक्वल टू ए एक्स की पावर n, वेयर a इज सम कांस्टेंट, है ना, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, जैसे 1 2 3 कुछ भी कांस्टेंट दिया है अगर, तो तुम क्या करोगे, यहाँ से अगले पेज पर आते हैं, है ना, डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे, तो वो लिखोगे तुम डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स की पावर है। अब तुम खुद ही देखो, कांस्टेंट है ना, तो तुम इसको बाहर निकाल सकते हो, इसका रेट ऑफ चेंज जीरो होगा, एक तरीके से उसका रेट चेंज थोड़ी होगा। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम सीधे 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 बाहर निकाल सकते हैं, तो तुम इसको लिखोगे ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर है, और एक्स की पावर एन का भी तुमने ऊपर देख लिया, ये हो जाएगा ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन, इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया, है ना। और इसी में एक चीज तुम्हें और बता दूं, अगर तुम्हें इस तरीके का दिया है ना, मान लो y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर n
प्लस बी एक्स की पावर एन। अब डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालें, है ना, डी वाई बाई डी एक्स। तो एक चीज तो पहले देखो, प्लस हो या माइनस हो तुम इनको अलग अलग डिफरेंशिएट ऐसे कर सकते हो। अगर जैसे मान लो डी बाई डी एक्स और तुम्हें यू प्लस वी निकालना है तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ यू कर लो प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वी कर दो, तो वो भी तुम्हें वैसे ही मिल जाएगा। ये होता है सम रूल इसका, डिफरेंशिएशन का। तो इनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर लो, डी वाई बाई डी एक्स इसको हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स की पावर एन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स की पावर एन, इस तरीके से। अब तुम्हें पता है ए को बाहर निकालेंगे और फिर एक्स की पावर एन को डिफरेंशिएट करोगे तो एम एक्स की पावर एन माइनस वन इस तरीके का आ जाएगा। प्लस यहाँ पर हम बी को बाहर निकालेंगे, फिर एक्स की पावर एम को डिफरेंशिएट करोगे तो एम को बाहर निकाला और एक पावर कम कर दी तो एक्स की पावर एन माइनस वन हो गया। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हो। अब आप एक दो एग्जाम्पल्स कर लेते हैं इस पर। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड डी वाई बाई डी। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब, इस तरीके का। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब मैं 2 मिनट का समय देता हूँ, तुम वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो। अगर 2-3 मिनट में तुमसे हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, अब इतना तुमने सीख लिया है। बाकी इसका मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। तो अब तक तुमने ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, और नहीं हुआ तो तुम देख लो, इसके बाद सीख लो। बाकी अब तो सही हो जाना चाहिए। इसका कोशिश करना कि आगे मुझे बताना ना पड़े, तुम खुद ही कर लो। ठीक है, अब ये इजी है। जैसे इसको देखो, है ना, पहला क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखना है हमने इसके लिए। तो ये दिख रहा है कि टू तो कांस्टेंट है ना, टू को बाहर निकाला और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कर दिया। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, फिर हमने टू को मल्टीप्लाई किया तो टू 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 एक्स की पावर टू माइनस वन यानी कि वन हो गया, यानी कि हो जाएगा 4x। ठीक है, इस तरीके से। और ये तो हमने केवल 2x स्क्वायर का निकाला। ठीक है, और 3x क्यूब, क्योंकि हमने ऐसा बताया था तुम्हें, ये इस तरीके से करोगे। ठीक है, पहला करते हैं। तो आई होप तो तुमने ट्राई कर लिया होगा, और तुमसे हो गया होगा, इजी क्वेश्चन है। तो अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब। ठीक है, तो हम करेंगे इसको डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x क्यूब। 2 और 3 क्योंकि कांस्टेंट है तो 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कर दोगे प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कर दोगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2 इंटू टू, यहाँ से 2 बाहर आया और एक्स की पावर 1 हो गया, प्लस 3 इंटू ये 3 बाहर आएगा इंटू एक्स की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और तुम लिख सकते हो 4x प्लस 9x स्क्वायर। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है तुमसे दिक्कत आई हो, पहला तो हो जाना चाहिए था 1/2 यूनिट एक्स। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 एक्स की पावर -1/2 लिख सकते हैं ना, इस तरीके से। अब इसका डी वाई बाई डी एक्स अगर हम लिखने जाएंगे तो बहुत आसान है, 1/2 इंटू ये पावर हमने बाहर मल्टीप्लाई की -1/2 इंटू -1/2 एक्स की पावर -1/2 -1, ये हो जाएगा -1/4 इंटू एक्स की पावर -3/2। इसका आंसर हो जाएगा -x की पावर -3/2 अपॉन 4। तो ये भी आई होप हो गया होगा तुमसे। वैसे थोड़ा सा ट्रिकी था बट हो जाता था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला कॉमन फंक्शन है हमारा y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, साइन तुमने पढ़ा ही होगा, साइन थीटा कॉस थीटा तुमने अपने 10th में पढ़ा होगा। तो साइन एक्स का अगर तुम्हें दिया है तो डी वाई बाई डी एक्स तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। ठीक है, समझ गए। और सिमिलरली अगर मैं तुम्हें ये बोलूं, ये वैसे तुमसे अब हो जाना चाहिए कि अगर y इक्वल टू a sin x है, सर a कांस्टेंट है, तो तुम क्या करोगे, सीधे सीधे a को बाहर निकालोगे
है ना। और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करोगे तो वो कॉस एक्स हो जाएगा, तो इसका ए कॉस एक्स हो जाएगा। तो तुम्हें तक समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब इसके बीच में, वैसे तो ये लोग बाद में पढ़ाते हैं, बट मैं तुम्हें बीच में पढ़ा दे रहा हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाए। एक होता है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो चेन रूल हेडिंग डाल लो बीच में, ये अलग से नोट करके ले सकते हो। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन है, तुम थोड़ा बहुत बेसिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीख रहे हो। अब मान लो तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। जैसे तुम्हें वाई एज अ फंक्शन ऑफ यू दिया है और यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया है। इसका क्या कहने का मतलब हुआ, है ना, ये मैं तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है। तो अगर इस तरह का दिया है कि y u के साथ वेरी कर रहा है, जैसे मतलब मान लो ऐसा कुछ कि y इज इक्वल टू 2u या y इज इक्वल टू यू स्क्वायर, इस तरीके का, और यहाँ u इज इक्वल टू एक्स क्यूब, u इज इक्वल टू 3x, इस तरीके का कुछ फंक्शन दिया है। हाँ, देखो हम कहाँ पे थे, ये मतलब इस तरीके का तुम्हें y एज अ फंक्शन ऑफ u दिया और u एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है। तो अभी तक तो तुमने y बाई x करा था, अब तुम कैसे करोगे, है ना। यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, है ना। यानी कि y को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो फिर u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके, है ना। इस तरीके से तुम कर सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो कि y इज इक्वल टू यू की पावर हाफ और u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये u एज अ फंक्शन ऑफ x है, ये y एज अ फंक्शन ऑफ u है। अब तुम्हें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, है ना। तो डी वाई बाई डी यू क्या हो जाएगा, यहाँ वाई जो है यू की पावर हाफ है, तो डी वाई बाई डी यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हाफ इंटू यू की पावर हाफ माइनस वन, यानी कि माइनस हाफ हो जाएगा इस तरीके से, इंटू डी यू बाई डी एक्स लिखोगे तो यहाँ से लिखो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और प्लस वो जीरो हो जाएगा कांस्टेंट का, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ठीक है। अभी ये भी आगे बता दूंगा, मैं इसे बताने वाला था बट चलो ठीक है, यही आ गया बताता हूँ। तो यू की पावर माइनस हाफ बाई टू टू एक्स, ये हो जाएगा, टू से टू काट दो, ये हो जाएगा एक्स अपॉन रूट यू। इस तरीके से कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल देता हूँ, इसको तुम ट्राई करना कि खुद कर लो, नहीं होगा तो फिर मैं कराता हूँ। y इज इक्वल टू रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। अब इसमें तुम सोच रहे हो कि चेन रूल कहाँ लगेगा, दिमाग लगाओ थोड़ा, कहाँ लगेगा। ठीक है। अब इसमें निकालना है डी वाई बाई डी। वीडियो पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो, मैं दिखाता हूँ। तो देखो अब दिक्कत क्या आ रही होगी ना, तुमने तो अभी एक एक चीज का दिखा, अब ये तुम्हें एकदम से मैंने ये पूरी एंटाइटी का अंडर रूट दे दिया, अब तुम कैसे करोगे, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आ रहा होगा। इसका बहुत आसान है, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस अंडर रूट के अंदर जो भी है ना उसको तुम मान लो z, या चलो हमने u पढ़ा था तो u मान लेते हैं। ठीक है। तो अब y इज इक्वल टू रूट यू हो गया, है ना, और u इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 हो गया। ये क्या हुआ, y एज अ फंक्शन ऑफ u हो गया और u एज अ फंक्शन ऑफ x हो गया। तो वही चीज जो अभी हमने पढ़ी थी, सिमिलर कर लो भाई। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू टू में डी यू बाई डी एक्स, इस तरीके से लिखोगे। तो डी वाई बाई डी यू क्या होगा तुम्हारा, वाई एज अ फंक्शन ऑफ यू रूट यू निकाला था, यानी कि यू की पावर हाफ, इसको लिख देंगे हाफ यू की पावर माइनस हाफ टू में डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा तुम्हारा, इसे लिखो 4x स्क्वायर का हो जाएगा 8x प्लस 2 अब कॉन्स्टेंट का 0, इस तरीके से ये तुम्हारा निकल करके आएगा कि u की पावर माइनस हाफ बाई टू इंटू 8x प्लस 2। ठीक है। इस तरीके का तुम्हारा ये निकल के क्या गया। अब क्योंकि u तो हमने माना था, u क्वेश्चन में नहीं था, u की वैल्यू रख दो भाई, 8x प्लस 2 अपॉन 2 यहाँ रखो और u की पावर ये अंडर रूट के अंदर u आ जाएगा, क्योंकि u का माइनस हाफ है, अंडर रूट u की वैल्यू क्या थी 4x स्क्वायर प्लस
2x प्लस 6। कोई डाउट इसमें होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं तुम्हें जो एक चीज कह रहा था, है ना, अभी मैं कॉन्स्टेंट करने वाला हूँ। एक चीज ये लिख रख सकते हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ अ कॉन्स्टेंट, है ना, इज ऑलवेज जीरो। क्योंकि देखो तुम क्या कहना चाह रहे हो, एक रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हो कांस्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कांस्टेंट तो चेंज होगा ही नहीं ना यार, तो उसका रेट ऑफ चेंज जीरो हो जाएगा। तो अब ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जैसे हमने y इक्वल टू साइन एक्स का निकाल लिया था, y इज इक्वल टू ए साइन एक्स निकाल लिया था। अब मैं तुम्हें इस तरीके का दे दूं, y इज इक्वल टू ए साइन बी एक्स प्लस, ठीक है, इस तरीके का दे दिया। इसको कैसे करोगे, यहाँ पर सिमिलरली तुम ऐसा करो कि बी एक्स प्लस सी को मान लिया तुमने यू मान लिया, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ ए साइन यू, ए को बाहर निकाल दिया तो ये हो जाएगा ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन यू, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, ए इंटू में डी बाई डी साइन यू विद रिस्पेक्ट टू डी यू कर लो, और फिर डी यू बाई डी एक्स कर लो, सिंपल है। साइन यू का हो जाएगा कॉस यू, ए कॉस यू, और डी यू बाई डी एक्स, ये है यू। तो यहाँ से डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा बी प्लस जीरो। तो लिख सकते हो ए बी कॉस यू, यानी कि ए बी कॉस यू की वैल्यू क्या थी, बी एक्स प्लस। यहाँ पर तुम लिख सकते हो कि अगर y इज इक्वल टू ए साइन बी एक्स प्लस सी है, तो तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ए तो बाहर निकाल दिया, x का कोएफिशिएंट बाहर निकाला, ए बी कॉस बी एक्स प्लस, ये जो अंदर था वैसे का वैसा लिख दिया। कैसे किया हम लोग का पूरा प्रूफ कर दिया है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है। सिमिलरली हमारा अगला फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है, ये लिखते चलना है एक जगह, क्योंकि इसके तुम्हें, मैं तो कहूंगा रखते चार्ट बनाने में शुरू में तुम्हें याद करने में दिक्कत आएगी, बट हो जाएगा। अभी मैं बहुत बेसिक बेसिक बात बता रहा हूँ, आगे तुम्हें बहुत सारे मिलेंगे ट्वेल्थ में जब आओगे तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। अब मैं ये तुमसे पूछता हूँ इसको कैसे करोगे, है ना। अगर हम दे दें y इज इक्वल टू ए कॉस बी एक्स प्लस, इसका खुद लिखो, वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करना लिखने का, बाकी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको ऐसे कर देंगे ए बी माइनस ए बी, जो कि माइनस कॉस का माइनस साइन होता है, माइनस साइन बी एक्स प्लस, ये होगा। इस तरीके से तुम लिख सकते हो। तो अब तक मेरे ख्याल से तुम्हें बेसिकली समझ में आ गया होगा कि चेन रूल कैसे वर्क करता है, और ये तुम्हारे कुछ बेसिक फंक्शन साइन कॉस और एक्स की पावर एन है जो तुम्हें बेसिकली यूज करते हैं, इनका तुमने सीख लिया होगा डेरिवेशन कि कैसे निकालते हैं डी। अब एक क्वेश्चन देते हैं, चलो, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो पहला है तुम्हारा y इज इक्वल टू 3 साइन 4x प्लस 6, और दूसरा है तुम्हारा y इज इक्वल टू 3 cos 2x माइनस, ठीक है। ये होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है। इसको ट्राई करना, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे तुमसे हो जाएगा ये, तो ठीक है, ये हो गया। हम आते हैं अगले फंक्शन पर अपने। अगला फंक्शन है y इज इक्वल टू एल एन एक्स, और log तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा बेसिक, log टू द बेस ई एक्स, है ना, इस तरीके से। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स होता है 1 बाई एक्स, ये याद कर लेना, ठीक है, 1 बाई एक्स। और अगर हम तुम्हें इस तरीके का दे दें y इज इक्वल टू ए एल एन बी एक्स प्लस, अब मुझे नहीं लगता इतना बार करने के बाद तुम्हें बताने की जरूरत है, सीधे मैं आंसर लिख रहा हूँ, ए बी अपॉन बी एक्स प्लस। कैसे किया ये तुम अपने आप करके ट्राई कर सकते हो, कि बी एक्स प्लस को यू मानो, उसका चेन रूल यूज करके कर लो, ठीक है। पर एक और बचता है ना, वो भी देख लो, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तुम्हारा, तो ई की पावर एक्स का डी वाई बाई डी एक्स होता है ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, ये तुम याद कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि y इज इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स प्लस सी, फिर वही यार बी एक्स प्लस सी को तुम यू मानो, करो उस तरीके से, तुम्हें फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का मिल जाएगा ए बी ई की पावर बी एक्स प्लस, ठीक है, कर लेना, इसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा, और इसी पर तुम्हें आज होमवर्क भी मिलने वाला है, ठीक है।
तो ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं। अब हम डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो, सम बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। और इसके बाद यार देखो, तुम्हें कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा हो ना तो कमेंट सेक्शन में डाल देना वीडियो के, मैं कोशिश करूंगा कि उसको तुम्हें जल्दी से जल्दी सोल्यूशन भेजूं, ठीक है। और बाकी इसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो मैं बहुत जल्दी टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट करने वाला हूँ, उसमें पूछ सकते हो तुम, ठीक है। तो अभी जब तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं, तब तक तुम कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। जितनी जल्दी होगा मैं तुमसे इसका आंसर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो पहला रूल ये है यार कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, मतलब प्लस है या माइनस है ना। ये एफ मतलब ये एक तरीके से एक फंक्शन है, एक दूसरा फंक्शन है। इसका अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो सिंपली अब हम पहले कर भी चुके हैं, इसको हम ले सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ठीक है। और इसी को हम एफ एक्स के डिफरेंशिएशन को एफ डैश एक्स भी लिखते हैं, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स को एफ डैश एक्स लिखते हैं और इसको जी डैश एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्लस माइनस, मतलब अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा। ये तो मैं पहले ऊपर कर सकते हैं, जैसे टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स क्यूब वाला क्वेश्चन किया था हमने, उसमें वही अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो, ऐड कर दो, वही है ये एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन। तो ठीक है, दूसरा है तुम्हारा चेन रूल। चेन रूल में हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है। चेन रूल क्या कहता है कि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यहाँ पर y एज अ फंक्शन ऑफ u है और u एज अ फंक्शन ऑफ x है। तो इसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारा जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं चेन रूल। ये हो गया तुम्हारा दूसरा रूल। तीसरा, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसको कैसे करें। इसको हम कैसे करते हैं, पहले किसी एक को डिफरेंशिएट कर दो, जैसे एफ डैश एक्स इंटू दूसरे को सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो बिना डिफरेंशिएट किए, प्लस दूसरे को डिफरेंशिएट करो और पहले को सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट रूल। तो एक रूल और है, वो भी देख लेते हैं, उसका फिर क्वेश्चन करेंगे। चौथा है तुम्हारा क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल क्या कहता है, हमें निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है। ये हो जाता है, पहले तुम ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो। इसमें देखो, उसमें तुम पहले किसी को डिफरेंशिएट करते थे क्योंकि ऐड करना था, अब यहाँ पर क्योंकि सब्ट्रैक्शन का ऑर्डर, तुम्हें पहले ऊपर वाले को ही डिफरेंशिएट करना है, ये याद रखना। न्यूमरेटर को पहले डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर, फिर माइनस डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में फिर जो है आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो यहाँ पर डिनोमिनेटर था उसका स्क्वायर आ गया है। ये होता है तुम्हारा प्रोडक्ट क्वोशंट, ठीक है। ये दो चार क्वेश्चन करोगे फिर याद हो जाएगा। आज तुम्हें होमवर्क इसमें बहुत सारा देने वाला भी हूँ, तो उससे तुम्हें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन हम लोग क्लास में कर लेते हैं, ठीक है। तो आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, फाइंड डी वाई बाई, पहला है y इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन एक्स। दूसरा है y इक्वल टू e की पावर 3x इंटू कॉस 2x। तीसरा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 4। और चौथा है y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस। तो वीडियो पॉज करके थोड़ी देर खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे करो, ठीक है। तो अब करते हैं हम सॉल्व, ठीक है। तो हो सकता है तुमने ट्राई किया हो और मुझे लगता है तो हो ही गया होगा तुमसे, बट नहीं भी होगा तो तुम ये देख लो इलस्ट्रेशन में, कोई बुराई नहीं है। अगर नहीं हुआ था तो आज घर जाना, फिर उसके बाद आप बिना देखे करने की कोशिश करना इन इलस्ट्रेशन, और हो गया ना तो कोई बात ही नहीं है। बाकी मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। y इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स था पहला,
तो वही है कि ये तुम्हारा है एफ एक्स और ये है तुम्हारा जी एक्स। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ, सिमिलर यही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश, लिखो इसका डिफरेंशिएशन, एफ डैश क्या हो जाएगा? ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहेगा, और इसको एज इट इज लिख देना है साइन एक्स, ठीक है। प्लस अब जी डैश साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और एफ को वैसे का वैसा लिखोगे ई की पावर एक्स, अप्लाई कर दो, हो गया, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा करते हैं, y इक्वल टू ई की पावर 3x cos 2x, ये था ना तुम्हारा। फिर से वही है, ये हो गया ई की पावर 3 तुम्हारा f, ये हो गया g। प्रोडक्ट रूल लगा दो, लिखो dy बाई dx इक्वल टू f डैश g प्लस g डैश f। f डैश लिखोगे ई की पावर 3 का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 3 ई की पावर 3x, तो मेरे समझ में आ गया होगा कैसे किया। इनटू अब इसको ऐसे कैसे लिखो cos 2x प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जी डैश, तो cos का हो जाएगा माइनस साइन 2x और इनटू फिर 2, क्योंकि हमने चेन रूल से किया ना, फिर 2x को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। ये और इससे मल्टीप्लाई अब हम करेंगे इसको एज इट इज ई की पावर 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ई की पावर 3x cos 2x माइनस 2 ई की पावर 3x sin 2x, ओके। ये हो गया। अब आते हैं तीसरे पे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पर अब तुम देखो ये f है और ये g है। अच्छा एक चीज मैं बोलना भूल गया था क्वेश्चन टूल में, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और होती है, मैं बोलना भूल गया था, उसमें अभी ऐड कर लेना, जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, वरना ये डिफाइन ही नहीं होगा। आ जाओ, अब यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा? क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल एक बार लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। तो क्वोशंट रूल क्या कहता है? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पहले ऊपर का डिफरेंशिएशन एफ डैश जी माइनस नीचे का डिफरेंशिएशन जी डैश एफ अपॉन जी स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। करते हैं सॉल्व, ठीक है। इस केस के लिए लिखते हैं एफ डैश यानी कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, जी को एज इट इज लिख दो 2x प्लस 4 माइनस इसका डिफरेंशिएशन करोगे ये हो जाएगा 2, क्योंकि कॉन्स्टेंट का 0 तो 2 ही रहेगा, और इसका लिखोगे एज इट इज तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा न्यूमिनेटर का, ठीक है, अपॉन जी स्क्वायर यानी कि 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर। यही आंसर। चौथे पे आते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। फिर से प्रोडक्ट रूल, ये f है ये g है, तो वही प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो अब तो याद हो गया होगा मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश जी यानी कि एफ डैश इसका डिफरेंशिएशन होगा cos x, और g को एज इट इज लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 माइनस नीचे का डिफरेंशिएशन, ये एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 2x का हो जाएगा 2, तो वो कॉन्स्टेंट का 0 रहेगा ही, तो इसको एज इट इज लिख दिया साइन x अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर। तुम लोग हेडिंग डाल सकते हो मैक्सिमा मिनिमा, है ना। तो मैक्सिमा मिनिमा, तो यार अगर हमारे पास सपोज कोई एक कर्व गिवन है ना, तो उस कर्व, सपोज ये एक हमारा गिवन कर्व है, तो इस कर्व पर जो पॉइंट्स पर मैक्सिमा है और पॉइंट्स पर मिनिमा है, उन पॉइंट्स को हम कैसे लोकेट करेंगे, यही हम इसमें देखने वाले हैं। तो यार तुम देखो ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये वाले दोनों, ये लोकल मैक्सिमा है, मतलब ये आसपास की वैल्यू से ज़्यादा है, अपनी नेबरिंग वैल्यू से ज़्यादा है, तो ये लोकल मैक्सिमा है। और इन्हीं लोकल मैक्सिमा का मैक्सिमा जो होगा, सपोज ये वैल्यू अगर 10 थी तो ये वैल्यू कुछ 15 थी, तो ये हमारा ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएगा, यानी कि फंक्शन का ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू पूरी रेंज में। और ये जो था ये इसके नेबरहुड में मैक्सिमम था। तो इस तरीके से हम लोकल मैक्सिमा निकालते हैं, फिर उनसे हम ग्लोबल मैक्सिमा भी निकाल सकते हैं उनको कंपेयर करके। और सिमिलर फॉर मिनिमा देख सकते हो तुम। तो अभी हम बात करते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के पॉइंट्स हम कैसे लोकेट करेंगे एक कर्व पर। सपोज हमें कोई कर्व गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स, अब उसकी इक्वेशन कुछ भी सकती है, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू कॉस एक्स, या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कुछ भी पैराबोला या कोई भी कैसा भी कर्व हो सकता है। तो अब हमें उस पर मैक्सिमा और मिनिमा लोकेट करने हैं।
तो यार तुम ये देखो, ये दोनों पॉइंट इस कर्व पे मैक्सिमा के पॉइंट्स हैं और ये वाला पॉइंट मिनिमा का पॉइंट है, लेकिन इन तीनों ही पॉइंट में तुम्हें एक चीज़ कॉमन दिखेगी। देखो यहाँ पर भी स्लोप जीरो है, इस पॉइंट पर स्लोप जीरो है कर्व का, और इस पॉइंट पर भी स्लोप जीरो है, और मिनिमा वाले पॉइंट पर भी स्लोप जीरो है। तो एक चीज़ हमें समझ में आई यार कि फॉर मैक्सिमा एज वेल एज मिनिमा जो हमारा स्लोप होगा ना y इक्वल टू एफ एक्स का, वो जीरो होगा। यहाँ तक क्लियर है? मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो अब स्लोप को हम डी वाई बाई डी एक्स भी कहते हैं, यानी कि जो हमारा डिफरेंशियल होता है डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव, वो स्लोप दिखाता है, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए फॉर मैक्सिमा एज वेल एज मिनिमा पॉइंट्स, ठीक है। और डी वाई बाई डी एक्स को हम वाई डैश भी कहते हैं, तो वाई डैश हमारा जीरो होना चाहिए। ये कंडीशन ये तो समझ में आ गई। बट मैक्सिमा के लिए भी वाई डैश जीरो है और मिनिमा के लिए भी वाई डैश जीरो है। तो अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पर मैक्सिमा और कहाँ पर मिनिमा है? तो तुम ये देखो यार, ये कर्व है जहाँ पर मैक्सिमा बन रहा है। मैक्सिमम तुम एक चीज़ देखोगे कि सपोज इस पॉइंट पर कुछ स्लोप तुम्हारा 2 था, फिर हम थोड़ा आगे गए तो अगले थोड़ा आगे के पॉइंट पर स्लोप घट गया और सपोज ये 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने में हमारा जो स्लोप है ना वो घटा, स्लोप जो है वो डिक्रीज हुआ, और ऐसे करते करते फिर ये 0 हो गया और फिर यहाँ से फिर ये नेगेटिव पे बढ़ने लगा। तो मैक्सिमा के लिए हमने चीज़ देखी कि स्लोप घटता जा रहा है। अब तो मिनिमा वाले कर्व पर आओ यार, सपोज इस पॉइंट पर ये स्लोप कुछ -2 था और ये अगले पॉइंट पर -1 सा कुछ हो गया, तो स्लोप एक्चुअली में तो ढलान घट ही रही है, देखोगे तो ऐसे करके ऐसे आ रहा है, बट नेगेटिव में घट रही है, यानी कि स्लोप -2 से -1 हो गया, यानी कि उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी ना वो बढ़ गई। तो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई, यानी कि स्लोप जो है वो इंक्रीज हो गया। अब तुमने ध्यान से देखा, मैक्सिमम में स्लोप डिक्रीज हो रहा था और मिनिमा में जो है स्लोप इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अब हम इसी पर एनालिसिस बनाएंगे कि कैसे मैक्सिमम मिनिमम लोकेट करते हैं। तो मैक्सिमम हमने देखा स्लोप डिक्रीज कर रहा है और मिनिमम हमने देखा स्लोप इंक्रीज कर रहा है। तो मैक्सिमम में जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है ना वो नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि स्लोप घट रहा है तो उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होना चाहिए। तो जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है वो नेगेटिव होना चाहिए, और मिनिमम में हमने देखा कि स्लोप बढ़ रहा है, यानी कि उसका रेट ऑफ चेंज जो है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है यार कि अगर किसी कार की स्पीड बढ़ रही है तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, या कार की स्पीड घट रही होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। तो ये उसी तरह की चीज़ है, समझ गए होगे तुम। तो हमने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होगा? डी वाई डैश बाई डी एक्स, यानी कि वाई डबल डैश या डबल डेरिवेटिव, यानी कि तुम इसी को ऐसे भी लिख सकते हो डी टू वाई बाई डी एक्स टू, या इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया वाई डबल डैश, ठीक है। तो अब हमने चीज़ देखी कि मैक्सिमा के लिए जो हमारा वाई डबल डैश है ना वो नेगेटिव होगा, यानी कि वो डिक्रीज करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप लेस देन जीरो होगा। और तुम ये रटने की जरूरत नहीं है, तुमने ग्राफ देखा ना, तुम बस एक बार कर्व बनाओ ऐसे, तुम्हें खुद दिख जाएगा कि यार ये स्लोप देखो घटते घटते जा रहा है, तो ये वाई डबल डैश हमारा लेस देन जीरो चाहिए। मिनिमा के लिए हम देखेंगे तो स्लोप जो है वो ऐसे आया फिर ऐसे आया, ये नेगेटिव में बढ़ रहा है, यानी कि जो स्लोप है हमारा वो बढ़ते जा रहा है, तो हमारा वाई डबल डैश ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो कि ये देखो ये रहा ये रहा, ये देखो ये बढ़ते जा रहा है, 1 है, ये 2 है, और ये ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। तो स्लोप तुम्हारा कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रहा है मिनिमम में, और मैक्सिमम में घटते जा रहा है। तो मैक्सिमम में वाई डबल डैश लेस देन जीरो है और मिनिमम में वाई डबल डैश ग्रेटर देन जीरो है, और दोनों में पहले वाई डैश जीरो तो है ना। तो पहली कंडीशन तो हो गई वाई डैश जीरो, और फिर उसके बाद वाई डबल डैश अगर लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा, और वाई डबल डैश अगर ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा। जस्ट इतना सा यार, सिंपल सा, इसमें कुछ खास नहीं है। ये मैंने यहाँ पर साथ में लिख दिया है, मैं इसके नोट्स के मैं PDF भेज दूंगा, और तुम चाहो तो खुद भी लिखते रहो, क्योंकि हाथ चलते रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं यार, ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, और फिर हम आगे इंटीग्रेशन पर बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें एक कर दिया है वाई इक्वल टू 6x² -24x + 13। तो हमें बताना है एक्स की वैल्यू जिस पर वाई जो है वो मैक्सिमा हो और मिनिमा हो, मतलब उसका मैक्सिमम हो और मिनिमम हो। और तो स्टार्ट करते हैं। तो दोनों ही केस में यार, फॉर मैक्सिमा एज वेल एज मिनिमा, हमारा जो वाई डैश है ना वो तो ज़ीरो होना ही चाहिए। तो वाई डैश लिख लेते हैं यार। तो वाई हमारा क्या है? 6x² -24x + 13। जो हमारा वाई डैश होगा ना वो हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो 12x -24, और ये हमारा ज़ीरो होना चाहिए। तो अगर हमने ऐसा किया तो 12x = 24 हो जाएगा, यहाँ से हमारा x = 2 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब ये मैक्सिमा है या मिनिमा है? मैक्सिमा या मिनिमा, ये हमें समझना पड़ेगा। तो पहले हम वाई डबल डैश निकाल लेते हैं। यहाँ से वाई डैश था, तो वाई डबल डैश जो होगा हमारा वो, इसको हम जो है डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा 12, है ना। तो वाई डबल डैश तो पॉजिटिव है फॉर एनी वैल्यू और कांस्टेंट है, ठीक है। तो x = 2 पर भी वाई डबल डैश जो है ना हमारा वो 12 ही रहेगा, ठीक है। तो अब हमने देखा वाई डैश = 0 है x = 2 पर, है ना, और वाई डबल डैश जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ये किस चीज़ की कंडीशन होती है? ये होती है मिनिमा की कंडीशन। तो हमारा ये एक मिनिमा होगा, और इसके अलावा मैक्सिमा इसमें है नहीं, क्योंकि ये पूरे डोमेन में ही अपने डिक्रीज होता जा रहा है। ये देखो तुम,
दिख रहा होगा तुम्हें, क्योंकि वाई डबल डैश ग्रेटर देन 0। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये इतना सिंपल है यार। अब इसमें मैं क्या ही क्वेश्चन कराऊँ तुम्हें, इसमें मैं होमवर्क दूंगा, वो तुम कर लेना, बाकी इसमें कुछ खास करने लायक और है नहीं, बस इतना सही था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद इंटीग्रेशन। तो तुम लोग हेडिंग डाल सकते हो, इंटीग्रेशन। हाँ, एक चीज़ मिस आउट हो गई। हाँ, डबल डिफरेंशिएशन मैंने अलग से नहीं कराया, बट तुम्हें ऊपर वाले क्वेश्चन में करके दिखा दिया। पहले एक बार डिफरेंशिएट करो और फिर उसी वाई डैश को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो वो हो जाएगा तुम्हारा डबल डिफरेंशिएशन। अब इसको मैंने अलग से नहीं कराया, ऐसे क्वेश्चन अभी तुम्हें मैं दूंगा, तो तुम उससे कर लेना। बाकी और कुछ खास नहीं, उसको डिफरेंशिएट करके फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा इंटीग्रेशन पढ़ना क्यों है। तो तुम एक बात समझो, सपोज तुम्हारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और तुम्हारे पास एक स्ट्रेट लाइन गिवन है ना, सपोज इस तरीके की, जिसमें तुम्हें कोई दो पॉइंट्स पकड़ लो। सपोज एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है x1, इसका y कोऑर्डिनेट है y1, और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है x2 और y कोऑर्डिनेट है y2, ठीक, डन। तो अगर मैं तुम्हें इसके नीचे का एरिया निकालने को बोलूँ, इस कर्व के नीचे का, यानी कि ये एरिया जो है तुम्हारा, ये निकालने को बोलूँ, ये तुम बहुत इजीली निकाल लोगे यार, क्योंकि तुम्हें इसको तुम शांति से बस दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करोगे, ये यहाँ से, और इस रेक्टेंगल का एरिया तुम्हें निकालना आता है, और इस ट्रायंगल का भी तुम एरिया निकाल लोगे, तुम्हें कोऑर्डिनेट्स पता है, तो इजीली तुम इसका एरिया निकाल लोगे। बट अब मैं इसी सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है। सपोज ये है ना, एक्स वाई, और अब मैंने तुम्हें स्ट्रेट लाइन ना दे करके कोई ऐसा एक कर्व दे दिया। इस कर्व की कुछ इक्वेशन होगी, y = fx मान लो, ठीक है। अब इसमें तुम्हारे पास दो पॉइंट्स हैं, सपोज ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2। और अब मैंने तुमसे ये वाला एरिया पूछ लिया पूरा, तो ये कैसे निकालोगे, है ना। तो अब तो दिक्कत हो जाएगी यार, क्योंकि इसका तो हमें कोई फार्मूला पता नहीं। एक्चुअली जो हमने फार्मूले भी पढ़े हैं ना एरिया वगैरह के, वही सब इंटीग्रेशन से ही आते हैं, बट हम पहले फार्मूला रट लेते हैं, हम बाद में इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे, ठीक है। तो अब हम एक काम करेंगे कि हमें क्या समझ में आ रही है कि अब हम इसका एरिया ऐसे तो निकाल नहीं सकते, हम छोटी छोटी स्ट्रिप्स ले लेंगे। सपोज हम यहाँ से कुछ एक dx लेंथ गए, ये छोटी सी dx लेंथ, और एक स्ट्रिप ले ली, है ना, ये हमारी स्ट्रिप 1 हो गई इस तरीके की, इसका ये है dx, है ना। फिर हम आगे फिर थोड़ा सा dx लेंथ एक और गए, और हमने एक और स्ट्रिप ले ली, है ना। हमारी y की वैल्यू बदलती जा रही है, ये कुछ y था, ये कुछ y था, फिर हम आगे एक और गए, एक और छोटी सी हमने स्ट्रिप ले ली इस तरीके से, है ना। तो और तुम एक चीज़ और देखोगे, जितनी चीज़ तुम्हें समझ में आई, ठीक है, हम छोटे छोटे dx उसकी वो लेते चले जा रहे हैं, छोटी छोटी स्ट्रिप्स लेते चले जा रहे हैं। तो अगर हम इन छोटी स्ट्रिप का एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप लिखेंगे, तो वो हो जाएगा कुछ एक कांस्टेंट y, सपोज दिस इज द y, तो y dx, है ना। अब ये y चेंज होता जा रहा है, यहाँ पर कुछ और है, फिर y जो है वो यहाँ पर कुछ और है, फिर यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, ऐसे बढ़ते जा रहा है। बट हमारा जो एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप है वो y dx रहेगा, ठीक है। तो अगर अब हमें पूरे कर्व का एरिया चाहिए यहाँ से यहाँ तक, मतलब पूरे कर्व का एरिया चाहिए ना, ये वाला पूरा एरिया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो छोटी छोटी स्ट्रिप के एरिया है इनको ऐड करते चलेंगे, है ना। ये स्ट्रिप 1 है, ये स्ट्रिप 2 है, स्ट्रिप 3 है, ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप बनेंगी, उन सबके एरियाज को हम ऐड करते चलेंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स्मॉल स्ट्रिप का एरिया लिख लिया, तो रिक्वायर्ड एरिया जो हमें चाहिए है ना, वो हो जाएगा सिग्मा ऑफ y dx, है ना। या इसको अगर हम डेल्टा एक्स कहते हैं ना, ये इसी को जब हम अगर ये डेल्टा एक्स कहते हैं ना, इस थिकनेस को हम dx की बजाय अगर हम डेल्टा एक्स कहते तो हम कहते ये होता y डेल्टा एक्स, और इसको हम कह रहे थे सिग्मा y डेल्टा एक्स, ठीक है, इस तरीके से। अब हमने कहा डेल्टा एक्स को हमने बहुत छोटा कर दिया, टेंडिंग टू 0। अगर हम इसको टेंडिंग टू 0 कर देंगे तो तुम्हें खुद दिख रहा है कि ये लगभग लगभग इसके बराबर ही आ जाएगा, है ना। और ये इतनी छोटी छोटी स्ट्रिप्स बनेंगी, इतनी छोटी छोटी टेंडिंग टू 0, तो हमारा लगभग लगभग ये कर्व पर ही आने लगेंगे पॉइंट्स, है ना। तो डेल्टा एक्स को हम जैसे 10 to 0 करते हैं, तो हमारा जो सिग्मा y डेल्टा एक्स था ना, सिग्मा को हम जैसे सिग्मा को हम इंटीग्रेशन के साइन से चेंज कर देते हैं, और ये बन जाता है इंटीग्रेशन y dx, ये होता है हमारा एरिया, है ना।
तो ये समझ में आया, छोटी छोटी स्ट्रिप्स को हम इंटीग्रेट करते चले जाते हैं, तो ये होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और समझने वाली है, सपोज ये हमारा कर्व था y एज अ फंक्शन ऑफ x में, ठीक है, ये कर्व था, तो अगर हमें यहाँ से यहाँ तक का एरिया चाहिए, तो जब हम ये डेल्टा x को इतना रख रहे हैं, है ना, कुछ इतनी मोटी मोटी स्ट्रिप्स ले रहे हैं, है ना, इस तरीके की, तो हमारा जो एरर आ रहा है ना वो ये है। पर अब मान लो हम स्ट्रिप्स की थिकनेस थोड़ी सी कम कर दें, अब हम इतनी थिकनेस की स्ट्रिप्स ले रहे हैं, है ना, ये फिर ये फिर ये, मतलब उतने में ये 3 टाइम्स हमने थिकनेस को कम कर दिया, तो अब हमारा एरर ये हो गया, तो एरर भी कम हो गया। तो हमने देखा जैसे हम डेल्टा एक्स को डिक्रीज करते जा रहे हैं ना, तो हमारा एरर भी डिक्रीज करता जा रहा है। इसीलिए हम डेल्टा एक्स को टेंडिंग टू जीरो कर देते हैं एक्यूरेट एरिया निकालने के लिए, तो हमारा एरर भी टेंडिंग टू जीरो हो जाता है। और वही हम जब डेल्टा एक्स को टेंडिंग टू जीरो कर देते हैं, तो जो हमारा सिग्मा वाई डेल्टा एक्स था ना, वो इंटीग्रेशन वाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही होता है हमारा। ठीक है, अब हम, क्योंकि सिग्मा वाई डी एक्स तो ठीक है, बट अब हमें कहाँ से कहाँ तक एरिया चाहिए, है ना, तो हम इसको लिमिट देनी पड़ती है, सिग्मा वाई डी एक्स को लिमिट देनी पड़ती है, जो हमारा यहाँ पर है एक्स इनिशियल और ये है हमारा एक्स फाइनल, मतलब एक्स की इनिशियल वैल्यू, जो कि हमारे केस में ऊपर x1 थी, तो हमारे केस में x1 थी। ठीक है, और इसको हम लोअर लिमिट भी कहते हैं, लोअर लिमिट। और ये जो हमारा एक्स फाइनल है, फाइनल लिमिट, इसको हम अपर लिमिट भी कहते हैं। ये कुछ इसमें खास नहीं है यार, मतलब वही इनिशियल वैल्यू x2, मतलब हमारे जो हमने ऊपर केस लिया था ना, वो देखो यहाँ पर जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था, इसका एक्स कोऑर्डिनेट x1 था, और जिस पॉइंट पर हमने खत्म किया ना, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट x2 था। तो हमारा लोअर लिमिट हो गया x1 और हमारा अपर लिमिट हो गया x2। हम लिमिट x को ही क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये dx है। ठीक है, इस तरीके से हम एरिया निकाल सकते हैं। इतना ही अभी तुम्हें जानना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं यार, है ना। अब हम अगला टॉपिक है इंटीग्रेशन एज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसको देखते हैं यार। हमें पता है कि जो dy बाई डी एक्स है, अगर y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है हमें, है ना, तो dy बाई डी एक्स को हम कहते हैं एफ डैश एक्स, है ना। अब dy को इधर ही रखो, dy इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स, ये समझ में आ गया होगा। दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो इधर बन जाएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, इस तरीके का। तो यानी कि जो हमारा डिफरेंशिएशन है ना, उसी का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, है ना। सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना। ठीक है, तो अब हम dy बाई डी एक्स, क्योंकि तुम्हें पता है साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो dy बाई डी एक्स हमारा कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और मान लो हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2, है ना, तो इसका हमारा dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये भी कॉस एक्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे dy इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स, और इसके लिए भी हम लिखेंगे dy इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे ना, तो यहाँ पर हमारे बनेगा y इज इक्वल टू कॉस एक्स, क्योंकि हमने कहा साइन, इसके इसी का उल्टा होता है इनवर्स, तो इसका इंटीग्रेशन वही हो जाएगा साइन एक्स, है ना। और इसका भी देखोगे तो साइन एक्स, तुम कहोगे यार ये दोनों का ही सेम आ गया, बट इसका तो साइन एक्स आना चाहिए था और इसका साइन एक्स प्लस 2 आना चाहिए था, इसीलिए हम एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं। अगर हमारे पास लिमिट गिवन होती तो हम ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाते, क्योंकि तब हमें एग्जैक्ट वैल्यूज मिल जाती कि हमें कौन से दो पॉइंट्स के बीच का एरिया चाहिए। बट अभी हमारे पास लिमिट्स नहीं है, तो हम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं, इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, वैसे तुमने ये पढ़ रखा होगा, इसमें कुछ खास है नहीं, इतना ही था। ठीक है, अब कुछ बेसिक फार्मूले हैं यार इंटीग्रेशन के, वो देख लेते हैं। हेडिंग डाल लो सब बेसिक फार्मूले। चलो, तो पहला है हमारा यार इंटीग्रेशन ऑफ के डी एक्स, है ना। तो हमारा जो k है ना, वो एक कोई कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे तुम इंटीग्रेशन 2 dx कह सकते हो, इंटीग्रेशन 7 dx कह सकते हो, इस तरीके का कुछ भी, है ना। ये k कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है kx, और प्लस हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते ही हैं, ये भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यही होता है। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है।
अगला तुम्हारा आया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स, एन माइनस वन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसी पावर को बढ़ा देते हैं एक से, एन की जगह एन प्लस वन कर देते हैं और इसी बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर देते हैं अपॉन एन प्लस वन, और प्लस सी तो अपना रहेगा ही, ठीक है। अब इसी से मान लो इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स की पावर एन पूछ लें, जी सर ए हमारा कांस्टेंट है ना। तो इस ए को हम शांति से बाहर निकाल सकते हैं और हम इसको कह सकते हैं ए इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन, और फिर ऊपर से जैसे किया तो इसको ऐसे कर सकते हो ए एक्स की पावर एन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ये हो गया तुम्हारा, ठीक, सिंपल एज दैट। अब दूसरा यार, क्योंकि तीसरा हमने कहा था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स, एन इक्वल टू माइनस एन माइनस वन नहीं होना चाहिए, हमने पिछले केस में ही कहा था। तो अगर एन इक्वल टू माइनस वन होगा तो क्या होगा, तो लिखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर माइनस वन डी एक्स, यानी कि हम इसको कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स। अब तुम ही बताओ यार कि वन बाई एक्स जो होता था ना, वो किसका डिफ्रेंसिएशन होता था, एल एन एक्स का, तो एल एन एक्स प्लस सी हो जाएगा, सिंपल। अब इसी तरह अगर मैं तुमसे कहूँ सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ ए बाई एक्स डी एक्स, ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, तो कुछ नहीं यार, जैसे मैंने पिछले केस में किया था, ए को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स, अब कर लेना यार, ठीक है, यही है और इसमें कुछ खास नहीं है। और इसी के बाद मान लो अगर हम कुछ इस तरीके का देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन बी एक्स प्लस सी डी एक्स, तो इसको कैसे करोगे यार, एक करके दिखा रहा हूँ, आगे के केसेस में नहीं बताऊँगा। तो देखो ए को तो पहले बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ये हो गया। तो यार अब प्रॉब्लम फंस गई कि बी एक्स प्लस सी आ रहा है, तो अभी हम बी एक्स प्लस सी को मान लेते हैं जेड, ठीक है। तो अब हम अगर डी जेड बाई इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करें तो हमारा हो जाएगा बी डी एक्स प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू डी जेड, क्योंकि सी तो कॉन्स्टेंट था, कॉन्स्टेंट तो जीरो ही होगा डिफ्रेंशिएशन। एक तरीके से इसी को तुम अगर ये सोच रहे हो कि ये कैसे लिख दिया, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, डी जेड बाई डी एक्स अगर तुम लिखोगे तो हो जाएगा बी, है ना, ठीक है, क्योंकि सी का तो वो तो जीरो ही हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो डी जेड इक्वल टू बी डी एक्स ऐसा लिख सकते हो तुम। तो यही चीज़ तो लिखी है यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। तो ए जो हमारा क्वेश्चन था वो ऐसा हो जाएगा, ए इंटीग्रेशन वन अपॉन जेड और डी एक्स की जगह हम लिख देंगे डी जेड अपॉन बी, ठीक है। अब बी फिर से वही कांस्टेंट वाली बात हो गई, तो बाहर निकाल सकते हो, तो ए बाई बी इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई जेड डी जेड, यानी कि ए बाई बी इंटू एल एन जेड प्लस सी, इस तरीके का हो गया। और एल एन जेड वही आप वैल्यू रख दो, ए बाई बी जेड इक्वल टू बी एक्स प्लस सी माना था हमने, तो ए बाई बी एल एन ऑफ बी एक्स प्लस सी, और ये तुम्हारा प्लस, ये कोई दूसरा कॉन्सेप्ट ले लो, चलो लैम्डा ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके का हो जाएगा। तो एक चीज़ तुम्हें समझ में आई होगी कि जो हमारा एक्स का कोएफिशिएंट था ना, वही और डिवाइड हो गया, बाकी हमने वैसे तो वैसा लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यही करते हैं, है ना, तो ये हो गया तुम्हारा ख़त्म। अब एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो यार अब मैं ये बताने नहीं जा रहा फिर से कि इसको तुम अलग अलग से भी कर सकते हो, तो अब इसको पॉज करके तुम सॉल्व कर लेना और उसके बाद अब तुम सॉल्यूशन देख लो। इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर डी एक्स, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x, ये मैंने पहली और आखिरी बार ऐसे लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी एक्स, है ना, ये हो गया तुम्हारा। ये हो जाएगा तुम्हारा 8, सॉरी माई मिस्टेक, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 8 सॉरी माई 4x क्यूब बाई 3 प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x प्लस सी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में तुम्हें और दे रहा हूँ, ये तुम अपने आप से ट्राई कर लेना, इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन 3x प्लस 4 dx, ठीक है। इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो तुम बाद में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इसका यार तुम्हारा जैसे मैंने तुम्हें बताया, जैसे ऊपर सॉल्व किया था उसी तरीके से करना, 3x प्लस 4 को z मान लेना। जैसे मैंने तुमको डायरेक्ट बता दिया, इसका आंसर 2/3 ln ऑफ 3x प्लस 4 प्लस सी होगा, ठीक है। तो बाकी यही है, इसमें हिंट ट्राई कर लेना। बाकी अब तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है यार, इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे 1/x टाइप का फॉर्मेट तुम्हें दिखे तो x का कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है ना, देखो नीचे आ गया, और ये जो कांस्टेंट था इस कांस्टेंट को सीधे सीधे बाहर निकालना है, बस यही है। अब कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशंस और हैं, उनको देख लो।
है ना। चौथा है तुम्हारा y इक्वल टू साइन एक्स। तो तुम्हें अगर याद हो तो cos x का डेरिवेटिव होता था माइनस साइन एक्स। इसी का उल्टा अगर हम जाएंगे तो साइन एक्स, और ऐसे ही अगर तुम देखो माइनस कॉस एक्स होता अगर हमारे पास, तो डी वाई बाई डी एक्स जो इसका होता वो होता साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। तो इसको लिख लो माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब ये मैं तुम्हें अभी भी नहीं बता रहा, अगर y इक्वल टू ए साइन एक्स हो तो इसका कर लेना, और y इक्वल टू ए साइन बी एक्स प्लस सी हो, वही बी एक्स प्लस सी को z मानना और कर लेना। ठीक है, ये तुम अपने आप कर लेना, अब ये मैं बताने नहीं जा रहा वरना बहुत टाइम वेस्ट होगा और इसमें कुछ खास है भी नहीं। ठीक है, ये एक्चुअली जो लोग बेसिक से कर रहे हैं उनके लिए ही है, बाकी जो लोग रिवीजन के लिए आए उनके लिए तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है, सही तो तुम्हें आता ही होगा। ठीक है, तो y इक्वल टू कॉस एक्स। तो वही बात है यार कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है तुम्हारा वो होता है कॉस एक्स। ठीक है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। अब y इक्वल टू ए कॉस एक्स का तुम्हें करना है, और y इक्वल टू ए कॉस बी एक्स प्लस सी का भी तुम्हें करना है। ये सब तुम्हें होमवर्क ही है तुम्हारा, ठीक है, ये तुम कर लेना अपने आप से एक बार। बाकी अगर आता है तो रहने देना, बाकी जो लोग जीरो से कर रहे हैं उनको तो मैं कहूँगा एक बार कर लेना। ठीक है, तो और इसमें कुछ खास है नहीं। अब कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं इंटीग्रेशन के, वो देख लेते हैं। स्टैंडर्ड रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहला है इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू एफ एक्स डी एक्स। अगर इस तरीके का है जहाँ हमारा सी कांस्टेंट है, यार ये मैं तुम्हें पहले भी ऊपर बता चुका हूँ, सी को बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। यही है पहला रूल। ठीक, दूसरा रूल है यार इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स डी एक्स। अगर इस तरीके का दिया हुआ है जो हम ऊपर एक क्वेश्चन करके आ चुके हैं, तो ये कुछ नहीं है यार, इनको बाहर अलग अलग भी इंटीग्रेट करके ऐड कर सकते हो। एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एच एक्स डी एक्स। तो यही है, ठीक है, और इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक, बस यही थे, है ना। अब हमारा एक चीज़ और बचता है इंटीग्रेशन में, वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो वो देख लेते हैं यार। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन में कुछ खास है नहीं, कुछ क्वेश्चंस में तुम्हें होमवर्क दूंगा, वो तुम कर लेना। ठीक है, बाकी अब मैं इसमें क्या ही प्रैक्टिस कराऊँ, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो एकदम बेसिक चीज़ है। ये वैसे तो रिवीजन कोर्स में मैं पढ़ाता भी नहीं, बट क्योंकि हमने जीरो टू वो बात करी थी कि मतलब जो लोग जीरो से पढ़ रहे हैं उनके लिए, तो उनके लिए मैंने एक बार पढ़ा दिया, तो इसलिए जो लोग रिवीजन के लिए कर रहे हैं वो चाहे तो ये लेक्चर नहीं भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बेसिक मैथ्स का वेक्टर वगैरह भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन तो उससे डायरेक्टली आते नहीं जेई में। ये तुमने देखा है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो मैथ्स में आते हैं वो बहुत हाई लेवल के आते हैं, वो तुम मैथ्स में पढ़ते हो। तो ये फिजिक्स वाला डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेसिकली होता है इसीलिए ताकि तुम्हें आगे की फिजिक्स समझ में आए। ठीक है, तो जो लोग रिवीजन के लिए देख रहे हैं वो ये वाले स्किप कर सकते हैं, बट काइनामेटिक्स यहाँ अच्छे क्वेश्चन भी होंगे, तो काइनामेटिक्स से तुम लोग कैचअप कर सकते हो। चलो, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जैसे हमने बताया था, अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स है ना, तो हमें अगर कर्व का कोई कर्व है इस तरीके का, तो ये x1 y1 पॉइंट है ना, ये x2 y2 पॉइंट है, तो हमें अगर यहाँ से यहाँ तक वाला ही एरिया चाहिए तो हम इसको लिमिट देते हैं x1 से लेकर के x2। ठीक है, इस तरीके से। तो इसी को हम ऐसे, सपोज एफ एक्स का इंटीग्रेशन कुछ कैपिटल एफ एक्स बनता है, तो कैपिटल एफ एक्स में हम लिमिट लगाते हैं x1 से लेकर के x2 तक, ये होता है f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, ये होता है इसका आंसर कैपिटल। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो सकता है तुम्हें अभी समझ में ना आया हो, तो एक क्वेश्चन से दिखा देता हूँ। सपोज तुम्हें दिया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना, फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4। तो ये इसका मैं ग्राफिकल मतलब भी समझा देता हूँ, ये कहना क्या चाह रहा है। सपोज ये ग्राफ है इसका, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ तुम्हें पता है कुछ ऐसा सा होता है, पैराबोला होता है ना, इस तरीके से। तो हम कहना चाह रहे हैं x इक्वल टू 1, सपोज ये है, और ये x इक्वल टू 4 है, तो हमें ये वाला एरिया बेसिकली चाहिए, है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 4 है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा यार, x³ अपॉन 3, यही हो जाएगा इंटीग्रेशन। और इसकी लिमिट्स हमने कहाँ से कहाँ तक कही है, 1 से 4, यानी कि हमें 4³ अपॉन 3, मतलब इसी में वैल्यू रख दिया 4, माइनस 1³ अपॉन 3, इसी में रख दिया वैल्यू। ये हो जाएगा तुम्हारा 64/3 माइनस 1/3, यानी कि 63 अपॉन 3, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर।
आई होप तुम्हें आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुमसे कोई भी आने वाली वीडियो मिस आउट ना हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।